नमस्कार। आज हम भारत से जुड़ी कुछ हालिया अहम खबरों और जानकारियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। देखिए, स्वास्थ्य चेतावनियों से लेकर आर्थिक रिपोर्ट्स हैं, कुछ नीतिगत फैसले हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुलाकातें भी। मकसद ये है कि इन सब में से जो अहम बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि भाई चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केरल चलते हैं। वहां स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफी कुछ हो रहा है। निपा वायरस की वापसी ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। 2 मामलों की पुष्टि हुई है और सैकड़ों लोग निगरानी में हैं। फीवर सर्वे चल रहे हैं, कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। मतलब स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरह से कह सकते हैं मुस्तैद दिखलाएं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक खास बात ये भी है कि केरल सरकार एक सीरोलॉजिकल सर्वे भी शुरू कर रही है। ये सिर्फ बीमारी को रोकना नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि ये वायरस बार बार उत्तरी केरल में ही क्यों चमगादड़ों से इंसानों तक कैसे पहुंच रहा है। इस जानकारी से ना भविष्य में इसे रोकने की रणनीति बनाने में बड़ी मदद मिल सकती है। तो ये सिर्फ तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक तरह का दूरगामी कदम है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये समझना। अच्छा, केरला से ही एक अच्छी खबर भी है। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में राज्य का पहला स्किन बैंक खुला है। जो जलने वाले मरीज होते हैं उनके इलाज के लिए ये बहुत अहम साबित होगा, जाहिर है। हाँ, ये तो बहुत सकारात्मक पहल है। लेकिन इसी स्वास्थ्य क्षेत्र में थोड़ा तनाव भी दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज के इस्तीफे की मांग हो रही है। एक अस्पताल की इमारत गिरी थी, उसमें किसी की मौत हुई उस मामले में। अच्छा। तो एक तरफ ये नवाचार है स्किन बैंक जैसा, और दूसरी तरफ ये जवाबदेही का सवाल भी उठ रहा है। ये चीजें साथ साथ चलती हैं अक्सर। सही बात है। अच्छा, अब जरा बड़े कैनवस पर आते हैं, अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक की एक दिलचस्प रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक भारत दुनिया का चौथा सबसे समान देश है। चौथा? मतलब इनइक्वालिटी का मामले में। हाँ, असमानता कम है। गिनी इंडेक्स जो ये मापता है वो 25.5 है। जितना कम उतना बेहतर। अच्छा। और ये चीन 35.7 और अमेरिका 41.8 से काफी कम है। ये तो काफी अहम आंकड़ा है। हाँ, और रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो अत्यधिक गरीबी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो 2011-12 में 16.2% थी। वो घटकर 2022-23 में सिर्फ 2.3% रह गई है। देखिए, ये आंकड़े निश्चित रूप से ध्यान तो खींचते हैं और ये इशारा करते हैं कि आर्थिक विकास का लाभ शायद ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, गरीबी कम हुई है। लेकिन ऐसे आंकड़ों को हमेशा थोड़ा और गहराई से देखना चाहिए। ये राष्ट्रीय औसत होते हैं। जमीनी स्तर पर या अलग अलग राज्यों में स्थिति काफी अलग हो सकती है, पर हाँ, एक महत्वपूर्ण संकेतक तो ये है ही। बिल्कुल। अच्छा, स्वास्थ्य पर लौटते हुए कर्नाटक से एक स्टडी आई है। ये कई लोगों को शायद थोड़ी राहत दे। इसमें पाया गया कि जो 45 साल से कम उम्र के लोग हैं उनमें कोविड-19 इन्फेक्शन या वैक्सीन लेने से दिल के दौरे का खतरा बढ़ने का कोई सबूत नहीं मिला है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारी चिंताएं थीं इसको लेके। हाँ, बिल्कुल। बल्कि स्टडी तो ये कह रही है कि टीके लंबे समय में शायद सुरक्षा ही देते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि महामारी और टीकाकरण के बाद स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की चिंताएं और अफवाहें भी फैली थीं। तो इस तरह की जो रिसर्च है वो उन चिंताओं को दूर करने में मदद करती है, वैज्ञानिक प्रमाण सामने लाती है। सही कहा। अब थोड़ा रुख करते हैं शासन और राजनीति की तरफ। बिहार में देखिए, एक तरफ तो मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने का एक बड़ा अभियान चल रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म जमा हुए हैं। 1 करोड़ काफी बड़ा नंबर है ये तो। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ इसी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी मिल गई है। अच्छा, किस आधार पर? याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं सत्यापन के लिए, उससे लाखों लोग वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। ये मामला दिखाता है कि शासन में डेटा इकट्ठा करने और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल हो सकता है। तकनीक और प्रक्रियाओं का उद्देश्य तो सुविधा बढ़ाना होता है, पर कई बार वो बहिष्कार का कारण भी बन सकती हैं। हाँ, ये बड़ा नाजुक संतुलन है। और इसी बीच बिहार में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। खासकर पटना में एक भाजपा नेता की हत्या हुई, उसके बाद विपक्षी दलों ने चिंता जताई है। हाँ, ये खबरें भी आ रही हैं। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ कर्मचारियों की भर्ती के नियमों में एक अहम बदलाव किया है। अब ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होगा सुप्रीम कोर्ट की भर्तियों में। जी, ये न्यायपालिका के भीतर प्रतिनिधित्व और समावेश को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। इसका असर धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन ये दिखाता है कि सामाजिक न्याय के जो सिद्धांत हैं वो अब संस्थाओं के भीतर भी लागू किए जा रहे हैं। बिल्कुल।
और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, वहाँ काफी अहम मुद्दे एजेंडा पर हैं। हाँ, जैसे समूह का विस्तार करना है या नहीं, जलवायु परिवर्तन के लिए फंड कैसे जुटाया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नियमन कैसे हो, इन सब पर बात हो रही है। भारत का जोर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर है। और साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर के जल्द ही शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक के लिए चीन जाने की भी खबर है। अगर ऐसा होता है तो 2020 की जो गलवान घाटी झड़प हुई थी उसके बाद ये उनकी पहली चीन यात्रा हो सकती है। अच्छा, ये तो बड़ी बात होगी अगर वो जाते हैं तो। बिल्कुल, ये सारी गतिविधियां दिखाती हैं कि भारत वैश्विक मंच पर कितनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है, खासकर चीन जैसे देशों के साथ अपने जो जटिल रिश्ते हैं उनको साधते हुए और जो बहुपक्षीय गुट हैं उनमें अपने हित साधने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये कूटनीति काफी दिलचस्प मोड़ पर है। और आखिर में एक चिंताजनक खबर है मानव तस्करी से जुड़ी हुई। पुलिस ने सनी डोंकर और शुभम संधल नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोगों को अवैध तरीके से डोंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजते थे। डोंकी रूट, ये क्या है? हाँ, ये एक रास्ता है जो स्पेन, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला और मेक्सिको से होकर गुजरता है। अवैध अप्रवासन का एक खतरनाक तरीका। बाप रे, ये डोंकी रूट का मामला तो अवैध अप्रवासन के बहुत ही खतरनाक और अमानवीय नेटवर्क को उजागर करता है। ये सिर्फ कानून तोड़ने का मामला नहीं है, ये तो इंसानी जिंदगी को सीधे सीधे खतरे में डालने वाली बात है। बिल्कुल। तो आज हमने कई अलग अलग चीजों पर नजर डाली है। केरल के स्वास्थ्य पहलुओं और चुनौतियों से लेकर राष्ट्रीय आर्थिक दावों तक, चुनावी प्रक्रिया पर जो बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और ये अपराध तक। हाँ, और ये सब मिलकर आज के भारत की एक मिलीजुली जटिल तस्वीर बनाते हैं। हर खबर अपने आप में अहम है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये जो अलग अलग दिखने वाली कड़ियां हैं, जैसे आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक नीतियां हो, शासन के तरीके हो या फिर वैश्विक रिश्ते, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये सवाल हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि इन सब रुझानों का मिला जुला असर आखिर होगा क्या। इस पर गौर करना वाकई दिलचस्प है।